फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि 80 के दशक में इंडोनेशिया में टैटू वाले गुंडों का रहस्यमयी तरीके से मर्डर होता था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इन गुंडों को सुगाली कहा जाता था। माना जाता था कि इनमें से कईयों को नॉर्मल गोली या किसी धारदार हथियार से मारना नामुमकिन था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 1984। सेंट्रल जावा में एक आदमी कुछ सुगाली से एक गड्ढा खुदवाता है, फिर गड्ढे से बाहर निकलकर लाशों को गड्ढे में फेंकने का ऑर्डर देता है। जब एक आदमी भागने की कोशिश करता है तो वो आदमी उसे गोली मार देता है। तभी एक कॉफिन में एक शख्स को बांधकर लाया जाता है। वो आदमी यानी यान तो अपने बॉस दानांग के पास जाता है। दानांग गाड़ी से निकलकर कॉफिन में बंधे आदमी यानी जारोत के पास जाता है। जारोत कहता है कि वो लोग उसे इस्तेमाल करके अब फेंक रहे हैं। दानांग उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि उसकी कीमत कुत्ते की गंदगी से भी कम है। प्राप्तो नाम का एक शख्स जारोत से कहता है कि उसे सिर्फ दंगा फसाद करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन जारोत ने हद पार करके इंसानों का खून पीना शुरू कर दिया। जारोत वार्निंग देता है कि उसकी असली ताकत वो सब जल्द ही समझ जाएंगे। उसे मारने के लिए दानांग एक खंजर उठाता है। जारोत एक भयानक श्राप देता है। वो कहता है कि जब तक उसका खून बहेगा और उसका शरीर इस गांव में रहेगा, वो बार बार वापस आएगा। वो एक एक करके सबको खत्म करने और दानांग से बदला लेने की कसम खाता है। दानांग एक तांत्रिक रिचुअल की बुक निकालता है और कहता है कि जारोत को रोकने का तरीका उन्हें पता है और आज रात ही उसका पतन होगा। इसके बाद दानांग यंतो को ऑर्डर देता है कि जारोत के सारे आदमियों को मार दिया जाए। एक तरफ यान तो सबको गोली मार देता है और दूसरी तरफ दानांग जारोत का गला काट देता है। फिर स्क्रीन पर एक के बाद एक गुंडों की रहस्यमयी मौत और काले जादू की खबरें दिखाई देती हैं। खबरों में क्रोमोलियो यानी रहस्यमयी कॉफिन ढोने वालों का नाम भी आता है, जिनकी कहानियां लोगों में मशहूर थीं। इसके बाद कहानी 10 साल आगे बढ़ जाती है। जिया अपनी मां के फ्यूनरल में शामिल होने के लिए गांव के रास्ते में थी। उसका दोस्त डेका उसे लेकर परेशान है और उसे जकार्ता वापस लौटने को कहता है, लेकिन जिया अपनी बात पर अड़ी हुई है। वो अपनी मां की यादें और लोगों की नफरत भरी नजरों को याद करती है। जिया दुख जताती है कि वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है, लेकिन डेका उसे समझाता है कि शायद वो गलत सोच रही है। इसी बीच उनकी गाड़ी माजेनांग गांव में एंटर करती है। गांव में घुसते ही आसमान काले बादलों से घिर जाता है और बिजली कड़कने लगती है। जिया सीधा कब्रिस्तान पहुंचती है। वहां दानांग और प्राप्तो भी मौजूद थे। जिया अपनी मां की कब्र के पास जाती है। जिया दानांग को नाना कहकर बुलाती है। नाना उसे कहते हैं कि उसका यहाँ आना जरूरी नहीं था और क्योंकि उसकी मां को पहले ही दफना दिया गया है, इसलिए वो अभी वापस चली जाए। जिया को लगता है कि उसके नाना उससे नफरत करते हैं, पर नाना बताते हैं कि बात वो नहीं है। वो जोर देकर कहते हैं कि ये गांव जिया के लिए सेफ नहीं है। दानांग डीका को देखकर भी चिढ़ जाता है। जिया हैरान होती है कि उसके पापा के 10 साल पहले गायब होने के बाद भी गांव वाले अब तक इतनी नफरत क्यों रखते हैं। नाना कहते हैं कि इस गांव में वक्त अलग तरीके से चलता है। दूसरी तरफ गांव का मुखिया प्राप्तो सबको इकट्ठा करता है। वो बताता है कि गांव में कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। वह सबको जिया के गांव वापस आने पर वार्न करता है। प्राप्तो ऑर्डर देता है कि आज रात कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर प्रेयर्स भी करनी है तो घर पर ही करो। वह आगे कहता है कि कोई भी खिड़की के पास न जाए और दरवाजे बंद रखे। किसी अनजान के लिए दरवाजा मत खोलना और बच्चों को संभाल कर रखना। वह एक खौफनाक वार्निंग देता है, अगर किसी का सामना बुरी शक्तियों से हो जाए तो गलती से भी उनकी आंखों में मत देखना, वरना वह आत्मा तुम्हारी जान ले लेगी। उधर जिया अपनी माँ का एक पसंदीदा ड्रेस देख रही होती है। तभी एटिक से एक बॉल लुढ़क कर नीचे गिरती है। जिया बॉल लेकर एटिक में जाती है और डेका भी उसके साथ जाता है। जिया ऊपर एक पुराना ट्रंक ढूंढ निकालती है। तभी ग्रैंडपा आ जाते हैं और जिया को जल्दी अपना बैग पैक करके शहर निकलने को कहते हैं। जिया उस रहस्यमयी ट्रंक के बारे में पूछती है तो ग्रैंडपा उसे अपनी पर्सनल चीज कहकर टाल देते हैं। डेका हैरान है कि ग्रैंडपा उन्हें निकालने के लिए इतनी जल्दी में क्यों है। जिया बताती है कि गांव वाले उसके पापा से नफरत करते हैं, क्योंकि ग्रैंडपा ने बताया था कि उसके पापा बहुत सारा कर्जा लेकर गायब हो गए हैं और गांव वालों को डर है कि जिया के जरिए उसका बाप वापस आ सकता है। जिया को यकीन नहीं है कि उसका बाप उन्हें छोड़कर भागा है, क्योंकि वह जिया से बहुत प्यार करते थे। जिया को अपनी माँ और ग्रैंडपा की पिछले साल की एक फोन पर हुई बात याद आती है, जहां ग्रैंडपा ने कहा था कि जिया का गांव आना किसी भयानक अंजाम की वजह बनेगा। जिया को लगता है कि उसके पापा वापस आना चाहते हैं, पर ग्रैंडपा उन्हें आने नहीं दे रहे। वह डिका से माफी मांगती है उसे इस खतरनाक सिचुएशन में लाने के लिए। फिर शाम होते ही गांव वाले अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं। दानांग देखता है कि उसकी कार का टायर खराब है। उसे शक होता है कि यह यान्तो का काम है। वह घर आकर किसी को फोन करने की कोशिश करते हैं, पर लाइन डेड थी, इसलिए वह अपनी गन लेकर डिका के साथ बाहर निकलने का फैसला करते हैं। वह जिया को संभल कर छुपे रहने को कहते
कहते हैं और बताते हैं कि वह उसे बचाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। जिया टायर ठीक होने तक एक दिन रुकने की इजाजत मांगती है, पर ग्रैंडपा साफ मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि यहाँ रुकना जिया के लिए बहुत खतरनाक है और उसे ग्रैंडपा पर भरोसा करना होगा। ग्रैंडपा थोड़ी दूर आने के बाद डिका को दूसरी तरफ मदद लेने के लिए भेज देते हैं। मतलब वो दोनों दो अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। इधर गांव के गार्ड्स आपस में बातें कर रहे हैं कि मुखिया की बातें सुनकर गांव वाले बेवकूफों की तरह घरों में छुपे हैं। वह किसी श्राप या खतरे पर यकीन नहीं करते और गांव का मजाक उड़ाते हैं। इधर जिया अपनी फ्रेंड मेली को फोन करके बताती है कि ग्रैंडपा की जिद की वजह से वह मेली की शादी में नहीं आ पाएगी। मेली जिया की मां की मौत पर दुख जताती है। उधर डिका चलते चलते एक बैठने की जगह पहुंचता है और वहां बैठकर पॉकेट से एक डायरी निकालता है। डायरी खोलते ही उसमें कुछ फोटोज दिखती हैं। अचानक आसमान में बिजली कड़कती है। तब डिका को कोई दिखता है और वह आवाज देता है। तभी लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। डिका को तब एहसास होता है कि वो इंसान नहीं है। वो उन भयानक कॉफिन कैरियर्स को देखकर बुरी तरह डर जाता है। तब मेली की मॉम भी घर के बाहर थीं और उन्होंने भी उन कॉफिन कैरियर्स को देख लिया। उन गार्ड्स ने भी उस कॉफिन कैरियर टीम को देखा है। तब एक तरफ डिका और दूसरी तरफ जॉन नाम का गार्ड वहां से भाग निकलते हैं। बूढ़ी नाम का दूसरा गार्ड जब तक समझता कि जॉन भाग गया है तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि एक एंटिटी उसके बिल्कुल पास आ गई थी। वो कॉफिन कैरियर एंटिटीज को देखकर मेली की मॉम तुरंत घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा खिड़की बंद कर देती है। वो मेली को एक कपबोर्ड के अंदर छुपा देती है और वहां से निकलने के लिए सख्ती से मना करती हैं। इधर डिका भागकर घर के सामने पहुंचता है जहां जिया उससे मिलती है। डिका खौफ में जिया से कहता है कि उन्हें अभी यहां से भागना होगा। उसने अजीब लोगों को एक लाश ले जाते देखा है। वो कहता है कि जिया की कार का टायर खराब करके यहां रुकने का फैसला एक बहुत बड़ी गलती थी। डिका घर जाने के लिए तड़प उठता है। दूसरी तरफ मेली की मॉम डर के मारे बेड के नीचे छुप जाती है। इधर बुदी किसी तरह भागकर जॉन के पास पहुंचता है। तभी मेली की मॉम के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और अचानक कोई इनविजिबल शक्ति उनका पैर पकड़कर उन्हें फेंक देती है और फिर खींचने लगती है। इधर बूढ़ी अचानक अपना सर पटकने लगता है। जॉन उसे खुदा का नाम लेने को कहता है और उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ी अपना सर पटक पटक कर फोड़ लेता है। उधर इनविजिबल शक्ति मेली की मां को खींचते हुए मेली के रूम में ले जाती है और उनका गला दबा देती है। मेली डर के मारे अपना मुंह बंद करके बैठी थी। एक पॉइंट पर वो इनविजिबल शक्ति मेली की मां को मार डालती है। इधर बुद्धि अब भी अपना सर पटक रहा था। तब जॉन पर भी वो शक्ति अटैक करती है। ठीक तभी एक कटा हुआ हाथ जिया और डिका के पास आकर गिरता है। अचानक एक इनविजिबल शक्ति डिका का भी गला दबा देती है। जिया उसे बचाने की कोशिश करती है। तब ग्रैंडपा आकर कार की विंडो में उस इनविजिबल शक्ति को देखते हैं और गोली चला देते हैं और डिका आजाद होते ही भागना शुरू कर देता है। वो दौड़कर मजेलांग गांव के गार्ड पोस्ट के पास आ जाता है। ग्रैंडपा भी दौड़कर उनके साथ आ जाते हैं। जिया ग्रैंडपा से पूछती है कि उन्होंने असल में क्या देखा था। ग्रैंडपा बताते हैं कि उन्होंने जो देखा वो क्रोमोलियो है, यानी शैतानी कॉफिन ढोने वाली एक टीम। ग्रैंडपा कहीं से मदद लाने का फैसला करते हैं। जिया थककर ग्रैंडपा को थोड़ी देर रुकने को कहती है, पर ग्रैंडपा बताते हैं कि गांव में रहना उनके लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। जिया ग्रैंडपा पर प्रेशर डालती है कि वो सच सच बताएं कि आखिर क्या हो रहा है। अचानक उन्हें उस कॉफिन ढोने वाली टीम की मौजूदगी महसूस होती है। तब ग्रैंडपा टॉर्च लाइट डिका को देकर एक छोटा मिरर निकालते हैं और चारों तरफ देखते हैं। वो उन्हें वहां से हटाने की कोशिश करते हैं। अचानक वो इनविजिबल शक्ति डिका का पैर पकड़कर खींचने लगती है। जिया डिका को पकड़ लेती है। ग्रैंडपा फिर से मिरर से उस इनविजिबल शक्ति को पहचानते हैं और गोली मार देते हैं। फिर ग्रैंडपा उन्हें भाग जाने को कहते हैं, लेकिन जिया अपने ग्रैंडपा को छोड़कर नहीं जाना चाहती। डिका उसे समझाता है कि ग्रैंडपा अकेले लड़कर टिक सकते हैं। डिका अब कोई ऐसा घर ढूंढने को कहता है जहां लैंडलाइन फोन हो। जिया अपनी बचपन की दोस्त मेली के घर जाने को कहती है। वो मदद की उम्मीद में मेली के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वो मेली के घर पहुंचते हैं और अंदर जाते हैं, पर वहां कोई नहीं था। डिका फोन चेक करता है पर लाइन डेड थी। अचानक जिया की नजर फर्श पर पड़े खून पर पड़ती है और वो देखती है कि मेली की मां की लाश ऊपर लटकी हुई है। तभी कपबोर्ड के अंदर से मेली की आवाज आती है और जिया उसे बाहर निकालती है। मेली रोते हुए क्रोमोलियो का नाम लेती है। जिया उसे संभालती है और वो तीनों घर से बाहर निकल जाते हैं। डिका और जिया मेली को लेकर गांव से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक कार दिखती है और वो मदद के लिए चिल्लाते हैं, पर वहां फिर से वही कॉफिन ढोने वाली टीम आ जाती है। अचानक वो इनविजिबल शक्ति डिका की एक टांग नोच कर अलग कर देती है। जिया और मेली डिका को लेकर भागने की कोशिश करते हैं, पर डिका गिर जाता है। जिया उसे हिम्मत देती है, पर डिका उसे अपना प्यार जताते ही मर जाता है। जिया बुरी तरह चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। मेली उसे होश में लाने की कोशिश करती है। इधर दानांग प्राप्तो से मिलने आता है और उससे एक खास एम्यूलेट मांगता है। वो प्राप्तो को साथ चलने को कहता है, पर प्राप्तो अपनी पत्नी को अकेला छोड़ने से मना कर देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यांतो ने जिया को कैद कर रखा है। वो कहता है कि वो सालों से जिया का इंतजार कर रहा था। जिया डर कर मेली के बारे में पूछती है। यांतो
तो गन निकालता है और बताता है कि आज रात की सारी मौतों के पीछे क्रोमोलियो है। मेली भी वहीं जिंदा मौजूद थी। दानांग प्राप्तो से एम्यूलेट मांगता है क्योंकि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वो बताता है कि किसी ने कार के टायर खराब कर दिए हैं, जिस वजह से जिया भाग नहीं पाई और उसका बाप जारोट वापस आ गया है। इधर यहाँ तो जिया के गले से एक एम्यूलेट उतार देता है और कहता है कि इसी की वजह से वो अपने बाप के श्राप से बची हुई थी। प्राप्तो दानांग को अपना एम्यूलेट दे देता है। दानांग प्लान बनाता है कि वो जिया के हाथों ही उसके बाप जारोट को खत्म करवाएगा। वो प्राप्तो से सॉल्ट बुलेट्स लेकर जिया की तलाश में निकल जाता है। यहाँ तो जिया को सच बताता है कि उसके नाना दानांग ने ही उसके बाप का सर काटा था, पर जारोट रावारोनतेक नाम के खतरनाक ब्लैक मैजिक की वजह से मरा नहीं। उसका श्राप था कि जब तक उसका खून और मांस इस मिट्टी में रहेगा वो बार बार वापस आएगा और हर देखने वाले को मार डालेगा। यहाँ तो कहता है कि जिया के आते ही पुराने गुंडे क्रोमोलियो बनकर कब्रों से जाग गए हैं और जो भी उन्हें देखेगा वो खत्म हो जाएगा। इधर प्राप्तो की पत्नी उसे कोसती है कि उसने एम्यूलेट दानांग को क्यों दिया। प्राप्तो की पत्नी डरती है कि अब श्राप उन पर आ जाएगा। प्राप्तो कहता है कि दानांग शैतान से भी ज्यादा भयानक है, उसे मना कैसे करता। इस बीच कोई दरवाजे पर नॉक करके कहता है, प्राप्तो दरवाजा खोलो। वो दरवाजा खोलता है पर वहां कोई नहीं दिखता। अचानक उसकी वाइफ बाहर क्रोमोलियो की तरफ इशारा करती है और साथ ही एक इनविजिबल शक्ति उसका गला दबाकर उसे हवा में उठा लेती है। इधर जिया को समझ आता है कि उसका बाप जारोट अभी पूरी तरह मरा नहीं है। यहाँ तो कहता है कि उसे कोई नहीं मार सका क्योंकि उसे मारने की ताकत सिर्फ उसकी अपनी औलाद के पास है। दूसरी तरफ प्राप्तो अपनी पत्नी को बचाने के लिए गन उठाता है पर उसमें कोई बुलेट नहीं थी, इसलिए वो बुलेट लाने अंदर जाता है। वो बुलेट लोड करके लाता है और इनविजिबल शक्ति को गोली मारता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुस्से में प्राप्तो जारोट को गाली देता है। इधर यहाँ तो बताता है कि दानांग ने जारोट का सर और जिस्म अलग करके अलग अलग जगह दफना दिया था और उस कब्र का पता सिर्फ उन्हें ही है। लेकिन अब सारी कोशिशें बेकार हैं क्योंकि क्रोमोलियो का श्राप शुरू हो चुका है। जिया पूछती है, मैं इसे कैसे रोक सकती हूँ? तब यहाँ तो कहता है उसके सर को जिस्म से जोड़ना होगा और जिया के अपने खून से सने किसी धारदार हथियार से उसे चोट पहुंचानी होगी, तभी वो हमेशा के लिए मरेगा। यहाँ तो कहता है कि ये जिया के ग्रैंडपा का ही प्लान है। दानांग जिया का इस्तेमाल करके ही उसके बाप को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। इधर क्रोमोलियो अब प्राप्तो पर झपट पड़ते हैं और उसे दो हिस्सों में चीर देते हैं। दूसरी तरफ जिया को यकीन नहीं होता कि उसके ग्रैंडपा बुरे आदमी हैं। तब यहाँ तो उसे बताता है कि वो दानांग का असली रूप जानती ही नहीं। वो बताता है कि जिया के बाप के साथ जो हुआ उसके पीछे दानांग ही था। उन्होंने ही गुंडों को गांव में दंगा मचाने का ऑर्डर दिया था और तुम अब तक इस एम्यूलेट की वजह से सेफ थी जो तुम्हारे बाप के दांत से बनाया गया है। यहाँ तो दानांग को दुनिया का कचरा कहकर गाली देता है क्योंकि दानांग ने सिर्फ अपने खास लोगों को बचाने के लिए एम्यूलेट बनाया था और बाकी सबको मरने के लिए छोड़ दिया था और इसीलिए यांतो ने क्रोमोलियो के खौफ से बचने के लिए खुद को अंधा कर लिया है। जिया आजादी चाहती है। वो कहती है कि उसका बाप भले ही एक डेमन हो पर उसके लिए वो एक अच्छे बाप थे और वो जिया की बात सुनेंगे। तब यांतो बताता है कि वो इस श्राप को रोकना नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि इस गांव के पापी लोग अपने कर्मों की सजा भुगतें और सब मर जाएं। वो अब और छुपना नहीं चाहता और चाहता है कि श्राप पूरी तरह काम करे। फिर वो जिया से माफी मांगता है और कहता है कि जिया को मरना होगा ताकि कोई इस श्राप को रोक ना सके। यहाँ तो गोली चलाए उससे पहले ही जिया उसे लात मारकर गिरा देती है। इतने में दानांग वहां आ जाता है। उनके बीच लड़ाई होती है। जब दानांग यांतो को मारना शुरू करता है तो जिया उसे रोकती है। दानांग कहता है कि उसे यांतो को पहले ही मार देना चाहिए था। इसके बाद दानांग जिया को आजाद करते हैं और उसकी एम्यूलेट ले लेते हैं। जाने से पहले वो यांतो से कहते हैं कि वो आज सिर्फ जिया की वजह से बच गया, पर यांतो कहता है कि वो सब पापी हैं और सबकी मौत पक्की है। फिर दानांग जिया को लेकर वहां से निकल जाते हैं। तभी मेली बाहर आती है। रास्ते में जिया पूछती है कि उसे कहां ले जाया जा रहा है। दानांग उसे भरोसा करने को कहते हैं, पर जिया साफ कह देती है कि उसे सब सच पता चल गई है और वो अब ग्रैंडपा पर यकीन नहीं करती। वो कहती है कि ग्रैंडपा ने उसके बाप के गायब होने को लेकर झूठ बोला था और इस श्राप के लिए ग्रैंडपा ही जिम्मेदार है। दानांग कहते हैं कि जिया, अच्छा ही हुआ कि तुम्हें सब पता चल गया। वो एक नाइफ से जिया के हाथ पर एक कट देता है और कहता है कि वो जारोट की बॉडी को जिंदा करेंगे और जिया को इस चाकू से उस पर वार करना होगा। जिया अपने ग्रैंडपा को एक बहुत ही बेरहम और गंदा इंसान कहती है। दानांग कहते हैं कि जिया को सुकून से रखने के लिए वो उसकी नजरों में शैतान बनने को भी तैयार है। जिया अपने पापा की यादों को याद करके कहती है कि उसके पापा बहुत अच्छे इंसान थे और उससे बहुत प्यार करते थे। 10 साल बाद पापा से मिलने का मौका मिला है तो वो उन्हें मारने के लिए तैयार नहीं है। ग्रैंडपा समझाने की कोशिश करते हैं कि जारोट अब इंसान नहीं रहा, वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। जिया को भरोसा है कि उसके पापा उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे। दानांग साफ कह देते हैं कि अगर जिया नहीं कर पाई तो वो खुद जारोट
जारोट को खत्म कर देंगे, लेकिन उससे पहले जारोट को जगाना जरूरी है। वो घर आ जाते हैं। दानांग बताते हैं कि जारोट की बॉडी घर के पिछले आंगन में ही है। जिया ग्रैंडपा से पूछती है कि क्या उन्हें थोड़ा सा भी पछतावा नहीं होता। दानांग दावा करते हैं कि उन्होंने गांव वालों को गुंडों से बचाया है, पर जिया पलटकर जवाब देती है कि ग्रैंडपा ने ही उन गुंडों को दंगा मचाने का ऑर्डर दिया था। जिया ग्रैंडपा पर सीधा इल्जाम लगाती है कि उनके गलत फैसलों की वजह से ही ये श्राप वापस आया है और सबकी जान खतरे में पड़ गई है। दानांग कहते हैं कि जिया को शहर भेजना ही सबके लिए सही डिसीजन था, पर जिया की वापस आने की जिद ने ही सारी मुसीबत खड़ी कर दी। जिया अफसोस के साथ कहती है कि अगर ग्रैंडपा ने पहले सब सच बताया होता तो वो कभी यहाँ वापस नहीं आती। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि जो होना था वो हो गया, अब पीछे मुड़ने का कोई फायदा नहीं। वो मानते हैं कि शायद वो गलत थे, पर जिया से इस सिचुएशन में प्रैक्टिकल होने को कहते हैं। दानांग जिया से कहते हैं कि उसके लिए हुए फैसले की वजह से पहले ही बहुत खून बह चुका है। जिया ये मान लेती है और डेका की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराकर रोने लगती है। दानांग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। जिया ग्रैंडपा की मदद करने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि उसके पापा के दांत से बना वो एम्यूलेट ही उसे इतने दिनों से बचा रहा था, ग्रैंडपा नहीं। दानांग उसे जल्दबाजी करने से मना करते हैं और कहते हैं कि आज रात ही वो जारोट को जिंदा करके श्राप को खत्म करेंगे। पर जिया कहती है कि ग्रैंडपा, गांव वाले और यहाँ तक कि जिया पर भी उसके पापा को गुस्सा होने का पूरा हक है। जिया यांतो की बात से एग्री करते हुए कहती है कि इस गांव का हर शख्स और वो खुद भी मौत के लायक है। ये कहकर वो एम्यूलेट फेंक कर जाने लगती है। तभी क्रोमोलियो उसका गला दबा लेता है। तब दानांग क्रोमोलियो को गोली मारते हैं और जिया को वहां से भागने को कहते हैं। जब जिया का गला फिर से दबाया जाता है तो दादा जिया का एम्यूलेट क्रोमोलियो की तरफ फेंकते हैं। इससे क्रोमोलियो उसे छोड़ देता है और दानांग एम्यूलेट लेकर जारोट की बॉडी के पास जाते हैं। इधर बाहर जिया को फिर से क्रोमोलियो घेर लेते हैं। जिया क्रोमोलियो के कॉफिन के पास पहुंचती है, पर जैसे ही वो कपड़ा हटाती है वो खुद को कॉफिन के अंदर देखती है। दूसरी तरफ दानांग एटिक में जाते हैं जारोट का सर लाने के लिए। इधर जारोट का घोस्ट जिया पर झपट पड़ता है। जिया उसे पापा कहकर पुकारती है। वो इमोशनल होकर कहती है कि उसके पापा का गुस्सा होना जायज है। दूसरी तरफ दानांग जारोत के सर को उसकी बॉडी से जोड़ देता है और एम्यूलेट के दांत भी उसके मुंह में डाल देता है। ठीक तभी यांतो आकर पीछे से दानांग पर हमला कर देता है। इधर जारोत का घोस्ट अपनी बेटी जिया को छोड़ देता है और अपनी बॉडी में वापस आ जाता है। तब यांतो उसकी बंदिशें खोल देता है। जारोत जैसे ही उठकर बैठता है, यांतो उससे माफी मांगता है और कहता है कि आज रात ही उसका बदला पूरा होगा। इसके बाद जारोत यांतो का गला काटकर उसका खून पीने लगता है। यांतो को मारने के बाद जारोत दानांग से कहता है कि उन्होंने उसकी जिंदगी और उसकी बेटी को उससे छीन लिया है। वो धमकी देता है कि आज रात वो दानांग को तड़पा तड़पा कर मारेगा। दानांग कहता है कि उसकी बेटी जारोत से शादी करके पछताती थी और मरने से पहले वो जारोत से नफरत करती थी। जारोत उसे झूठा कहता है। वो कहता है कि वो खुश थे और उसने ब्लैक मैजिक छोड़ दिया था, लेकिन दानांग ने ही उसे मजबूर किया इसे जारी रखने के लिए, और दानांग ने उसका इस्तेमाल किया था अपने खून के निशान मिटाने के लिए। दानांग दावा करते हैं कि उन्होंने ऑर्डर्स की वजह से ऐसा किया, पर जारोत कहता है कि हर किसी का सरवाइव करने का रास्ता अलग होता है। इतने में जिया भी वहां आ जाती है। ग्रैंडपा जिया से कहते हैं कि जारोत अब उसका बाप नहीं रहा, वो एक शैतान बन चुका है। लेकिन जिया अपने पापा के पास जाकर इमोशनल होकर कहती है कि उसने उन्हें बहुत मिस किया। जारोत भी अपनी बेटी को प्यार करता है। जिया अपने पापा से रिक्वेस्ट करती है कि वो शांत हो जाएं और गांव वालों को माफ कर दें, क्योंकि वो पहले ही बहुत तकलीफ झेल चुके हैं। जिया कहती है कि ग्रैंडपा पर गुस्सा होने का हक पापा को है, पर वो उन्हें और चोट ना पहुंचाएं। जारोत जवाब देता है कि जिया बिल्कुल अपनी माँ की तरह दयालु है। जारोत कहता है कि अब कोई भी दर्द उसकी प्यास नहीं बुझा सकता। वो चाहता है कि गांव का हर शख्स एक एक करके मर जाए। जिया रिक्वेस्ट करती है कि उसे ग्रैंडपा को हॉस्पिटल ले जाने दिया जाए। वो वादा करती है कि इसके बाद वो अपने पापा के पास ही वापस आएगी और वो फिर से साथ रहेंगे। लेकिन जारोत जिया की कोई बात नहीं सुनता और दानांग को मारने बढ़ता है। दानांग जिया से कहते हैं, बहुत हो गया जिया, तुम्हें ये सब देखने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। तब जिया अपना खून एक चाकू पर लगाकर जारोत को स्टैब कर देती है और जारोत मर जाता है। इसके बाद जिया अपने ग्रैंडपा के पास जाती है। वो जिया से कहते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि जिया उनके पापों का बोझ उठाए। वो जिया को एक मजबूत इंसान बनकर जीने के लिए कहते हैं। जिया रोते हुए ग्रैंडपा को हॉस्पिटल ले जाना चाहती है। तभी मेली आकर जिया को गोली मार देती है और कहती है कि ये सब जिया की वजह से हुआ है। उसकी माँ और गांव के लोग आज जिया की फैमिली की वजह से मरे हैं। वो उन सब की मौत चाहती है। वो दानांग को भी गोली मार देती है। दानांग मेली पर वार करता है, जिससे उसके गले से खून बहने लगता है। इसके बाद दानांग निढाल हो जाते हैं। जिया पागलों की तरह ग्रैंडपा को बुलाती रहती है और उनसे न जाने की मिन्नत करती है। सब कुछ खोने के बाद जिया अपने पापा के खून से सनी हुई वो चाकू उठाती है और उससे खून चाट लेती है, जिससे उसके अंदर भी शैतानी पावर आ जाती है। अगली सुबह दिखता है कि जिया ये गांव छोड़कर जा रही है और उसके जिस्म के जख्म अजीब तरीके से भर रहे हैं। मूवी के लास्ट सीन में दिखता है कि कोई उन लाशों के पास आकर कहता है कि अगर दानांग ने पहले बताया होता कि जारोत को कहाँ दफनाया गया है
तो उन्हें इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। वो वहां से जारोद की बॉडी लेकर चले जाते हैं। इसी तरह ये कहानी खत्म हो जाती है।